Hi everyone, let's start chapter number 2 class 10। देखिए, सेक्टर्स मतलब क्या होता है और इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। सेक्टर का मतलब होता है विभाग। विभाग मतलब डिवाइड करना। कितने इसमें सेक्टर्स है, इसमें कितने बार हम डिवाइड कर सकते हैं, इस चीज को आसानी से तोड़ तोड़ कर हम कैसे समझ सकते हैं। तोड़ तोड़ कर समझने की बात हो रही है तो उसको सेक्टर्स बोलेंगे कि इसके कितने सेक्टर्स है। किसके सेक्टर्स को तोड़ तोड़ के समझने की यहाँ बात हो रही है, भारत की इकोनॉमी को। इकोनॉमी का मतलब होता है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें बात हो रही होती है पैसे के आने की और पैसे के जाने की। भारत के अंदर जब पैसा इधर उधर लोगों के पास से जा रहा होता है या आ रहा होता है, वो भी इकोनॉमी होता है। किस तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं, इकोनॉमी। कैसे वो पैसे स्पेंड कर रहे हैं, इकोनॉमी का सब्जेक्ट है। भारत के बाहर पैसे जा रहे हैं, ये भी इकोनॉमी का ही टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। थ्री मेन सेक्टर्स। जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, भारत के पैसे के लेन देन की बात करते हैं, भारत में कैसे पैसा हमारा जाता है हमारा इंटरनली और कैसे पैसा आता है इंटरनली। ऑल्सो भारत के बाहर पैसा कैसे जाता है हम लोगों का और कैसे आता है, वो सब जो है 3 विभाग करके 3 सेक्टर्स में हम उसको डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा आपको शुरू से आता ही होगा, ये कोई हार्ड नहीं है। प्राइमरी सेक्टर क्या है बच्चों? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इसको हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर इप्सा मैम? व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी मतलब पहला, ठीक है, जिसमें सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर है ना, वो बेस है। जैसे इस टेबल के बिना ये आईपैड मेरा टिक नहीं सकता। इस आईपैड का बेस क्या है? ये टेबल है जिसपे वो बैठा हुआ है, इस वक्त टिका हुआ है। इसी तरीके से सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर कौन से सेक्टर पे बैठा हुआ है, किस पे टिका हुआ है? प्राइमरी सेक्टर पे। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का बेस है। इतना समझ में आया? मैम, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं? जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी बात आए तो आप समझ जाना प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है। जो चीज ऊपर वाले ने हमें दी है, अगर हम उसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, तो भगवान ने ही दी है ना हमें। खेती बाड़ी में क्या चाहिए होती है? जमीन हमने खुद नहीं बनाई, उसमें हमने डाला बीज, उसमें हमने दिया पानी, सूरज की रोशनी। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इंसान ने बनाई है? कुछ भी नहीं, सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है। तो वो प्राइमरी में आता है। जब हम नेचुरल ही किसी चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं, नेचर की हेल्प से डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगा। फिशिंग क्या होता है बेटा? मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए फिशिंग क्या है? वो जाते हैं, फिश को पकड़ते हैं और खा लेते हैं। ना ही उन्होंने फिश को बनाया, ना ही उन्होंने समुद्र को बनाया। उन्होंने क्या किया? फिश को पकड़ के खा लिया। उसको फिशिंग बोलेंगे, है ना, फिश को पकड़ लेना। तो वो सेक्टर भी कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर। फॉरेस्ट्री, इट्स मैम फॉरेस्ट्री मतलब जंगल? यस, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल। जंगल में आती है मेडिसिन्स, जंगल से हमें मिलती है लकड़ियाँ, जंगल से हमें मिलते हैं अलग अलग प्रकार के हर्ब्स और भी हजारों चीजें। तो वो सारी चीजें जंगल की हमने तो नहीं बनाई है, ऊपर वाले ने बनाई है, और उसका हम डायरेक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए वो किस सेक्टर में आएगा इप्सा मैम? प्राइमरी सेक्टर में। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग मतलब जब हम जमीन को खोदते हैं, एक्सकवेशन बोला जाता है। एक्सकवेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं,
किसी भी चीज को हम जमीन से निकाल रहे हैं तो जमीन के अंदर आपने या मैंने तो कुछ नहीं डाला है, ऊपर वाले ने डाला है। तो हमने सिर्फ इतना किया, हमने उस जमीन का ऊपर का मिट्टी हटाया और नीचे से हमें क्या क्या चीजें मिली, हमें मिला नेचुरल गैस, हमें मिले मिनरल्स, हमें मिले बहुत सारे अलग अलग तरीके के ओर्स। ओर्स क्या होता है, ORES। ओर्स मतलब जब बहुत सारी जो अंदर चीजें होती है ना, वो सब इम्पोर्टेंट जितनी भी हमारे को चीजें चाहिए होती है, आयरन है ना, वो भी हमें जमीन के अंदर से मिलता है, काफी अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और भी बहुत सारी चीजें जब एक साथ पैक हुई हुई होती है उसको हम बोलते हैं ओर्स। ओर्स में से हम उनमें से क्या करते हैं, हमें जो चाहिए होता है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस चीज को। तो बाकी जो चीज है उसमें से हमने क्या निकाल लिया, हमारे अपनी चीज निकाल ली। कोयला भी मिलता है भाई, हम खदान वो नीचे जमीन को खोदते रहते हैं तभी तो कोयला मिलता है, तो माइनिंग बोला जाता है। माइनिंग मतलब जब हम जमीन को खोदना शुरू करते हैं, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है क्योंकि वो भी ऊपर वाले ने दिया है। डेयरी प्रोडक्ट्स, गाय भैंस जिसके भी हम लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं, वो हमने तो नहीं गाय को बनाया ना, ऊपर वाले ने बनाया ना। गाय के दूध को भी हमने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, तो उसको भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बेटा, वो भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड एक चीज है, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। तो एग्रीकल्चर, अगर आपको प्राइमरी सेक्टर का डेफिनेशन देना होगा तो आप बोलेंगे इप्सा मैम, अगर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो हमको डायरेक्टली यूनिवर्स से मिल रही है, नेचुरली मिल रही है, गॉड ग्रेस से मिल रही है, तो वो इप्सा मैम प्राइमरी सेक्टर में ही आएगी। हमने ये लिख देनी है डेफिनेशन। फिर हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है प्राइमरी के बाद आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग। जब भी कोई चीज आप बना रहे हो, प्रोसेस हो रहा है किसी चीज का, तो वो हमेशा सेक्टर कौन से में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। उसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होंगे, इंसान आपके और मेरे जैसे इन्वॉल्व होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉटन का, रुई का। रुई का आपने एग्रीकल्चर किया, कपास जिसको बोला जाता है, आपने उसको अपने खेत में लगाया, आपको मिल गया कॉटन। तो कॉटन का जो आपने एग्रीकल्चर किया वो आपको कौन से सेक्टर में डालना है, प्राइमरी सेक्टर में डालना है। कॉटन से बनता है धागा। धागा क्या होता है, यार्न, YARN। जब आपको वो धागा मिला तो आपने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, उसके साथ वर्क किया, उसको घुमाया फिराया, कॉटन से यार्न बनाया और यार्न से बनाया क्लॉथ। तो जो कॉटन से लेके और क्लॉथ कपड़े तक का जो सफर है, उस सफर को बोलते हैं क्या, प्रोसेस होना, मैन्युफैक्चरिंग होना। और उस सेक्टर को बोला जाता है जहां पे ये सब प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है, उसको बोला जाता है बच्चों सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर के जस्ट बाद में आता है। सेकेंडरी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो प्राइमरी में आती है। सिमिलरली सेकेंडरी में क्या होता है, जब कोई प्रोसेस मेकिंग हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो जो इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों से रिलेटेड कोई भी चीज हो रही होगी तो वो कौन से सेक्टर में आएगी, सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है ना, वो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे सामान को, जैसे कि कॉटन को फिनिश्ड गुड यानी कि एक कॉटन के कपड़े में कन्वर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोसेस करता है सेकेंडरी सेक्टर। उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, फैक्ट्रीज, जो कि फैक्ट्रीज मतलब हम सबको पता है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जहाँ पे हमारा ये सारा काम हो रहा होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, बहुत सारे लेबर्स होते हैं। मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाना, जहाँ पे कपड़े बन रहे हैं, वो भी सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, कितना प्यारा एग्जाम्पल है। देखो गन्ने होते हैं, गन्ने का आपने लगाया खेत, गन्ने का जो खेत है, जो शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने का जिसको शेडी भी बोलते हैं,
तो जो गन्ने का खेत है वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। फिर उस गन्ने से आपने निकाला जूस, जूस को आपने बनाया गुड़ या तो फिर चीनी, वो जो प्रोसेस है वो कौन सा आएगा? सेकेंडरी प्रोसेस है ना, तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। फिर कंस्ट्रक्शन भी सेकेंडरी में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने धरती से जो हमने मिट्टी, ईंटे, ब्रिक्स जिसे बोलते हैं ना, ईंटे, वो निकाल कर एक कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, ह्यूमन ने बनाया है ना, हम लोगों ने बनाया ना घर, तो वो भी किस में आएगा? वो प्रोसेस हो रहा है ना, वो भी किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। वेरी गुड। सेकेंडरी मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। तीसरा पॉइंट है मेरे बच्चों टर्शरी सेक्टर। टर्शरी मतलब याद रखना, टर्शरी तीसरा, टर्शरी तीसरा, टर्शरी तीसरा, फाइनल। टर्शरी में आता है जब हमें सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, ना ही मैंने आपको कोई सामान बना के दिया, ना ही मैंने कोई आपको गेहूं उगा के दिया, ना ही मैंने आपको कुछ कपड़े बनाकर या खिलौने बना कर दिए। तो यानी कि मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, अपना जो एनर्जी दे रही हूँ और आपको अपना बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, बहुत सारा प्यार दे रही हूँ, बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से ये चैप्टर समझाऊँ, तो मैं आपको क्या दे रही हूँ? सर्विस दे रही हूँ। उसी तरीके से जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके पास वो भी आपको कुछ खेती बाड़ी करके नहीं देते हैं, गेहूं नहीं देते हैं, वो आपको कोई गन्ना नहीं देते हैं, वो आपको कुछ चीनी नहीं देते हैं, कुछ देते नहीं है। क्या देते हैं? अपने दिल से अपना काम करके देते हैं, आपको सही कर देते हैं, है ना, अपनी सर्विस देते हैं। जोमैटो वाले हैं, ब्लिंकिट वाले हैं, ये लोग आपको कुछ खुद का नहीं देते हैं, ये लोग क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म है, जब आप एक घूमने जाते हो, आपने अपना बुकिंग करवाया, जब आपने अपना बुकिंग करवाया तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने मेक माई ट्रिप से लंदन आप जाना है, आपने मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करवाई, तो आपको क्या उन्होंने कुछ दिया? आपको उन्होंने सिर्फ इतना किया कि आपके लिए सर्विस प्रोवाइड किया कि यहाँ से आपको लंदन तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना आए, सब कुछ घर पे बैठे बैठे सर्विस मिल गया। और एक इसमें चीज आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर, जो भी कुछ इस आईपैड के अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, टीवी के अंदर है, इंटरनेट है, ये सारी चीजें किस में आती है? सर्विस सेक्टर में आती है। तो वो कौन से सेक्टर में आएगा? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी मतलब तीसरा, जो रिलेटेड होता है सर्विस से। इसमें बैंकिंग भी, जब आप किसी बैंक में जाते हो तो क्या वो आपको चावल देते हैं, खाना देते हैं? कुछ नहीं करते ना। क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। आपके पैसे जमा करते हैं, आपको अच्छे से गाइड करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, आपको इंटरेस्ट बताते हैं, हर चीज वो आपका ध्यान रखते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। और इसीलिए इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है बैंकिंग में। इसीलिए बच्चों इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाएगा? टर्शरी सेक्टर। क्या बोला जाएगा? बैंकिंग किस में आएगा? टर्शरी सेक्टर में आएगा। गॉट इट? वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन, जब आपने गेहूं उगाया, उसके बाद आपने उसका आटा बनाया, तो जब गेहूं से आटे तक पहुंचने का जो सफर था, वो आपको एक ट्रक में भरा आपने गेहूं और वो आपने स्टोर हाउस में पहुंचाया, जहाँ पे आपका सारा गेहूं सेव हो गया। तो ये जो ट्रक वाले ने पहुंचाया, तो आपको क्या दिया उन्होंने? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी। तो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किस में आएगा? ऑफ कोर्स मैम, टर्शरी सेक्टर में आएगा। कम्युनिकेशन इप्सा मैम, कम्युनिकेशन टर्शरी में कैसे आएगा? देखो, जब आपको कोई आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया ऑनलाइन, आपको वो अच्छा नहीं लगा, आपने कॉल सेंटर में कॉल किया कि भाई, कंपनी वालों को कॉल किया कि भाई मुझे आपका ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। वहां पे एक बंदे ने आपका फोन उठाया, वो आपसे बात कर रहा है, जो ये बात कर रहा है कॉल सेंटर में, आपने कॉल किया है, तो जो ये आपसे बातचीत चल रही है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी किस सेक्टर में आएगा? टर्शरी सेक्टर में आएगा। गॉट इट? वेरी गुड। क्योंकि वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचिंग, फिर आपका हेल्थ केयर, ये मैंने आपको दोनों समझा दिया। इंश्योरेंस का मैंने आपको समझा दिया, जो बैंक वाले आपको हेल्प करेंगे। पुलिस,
पुलिस भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपको हमेशा सुरक्षित रखती है, पुलिस सामने होती है, आपको डर ही नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं इस जगह पे सेफ हूँ क्योंकि पुलिस है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इसीलिए ये भी एक सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो आईएएस होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, वो भी कौन से सेक्टर में आएगा, टर्शियरी में आएगा। अकाउंट ऑफिस वाले जो काम करते हैं, कंप्यूटर में बैठ के आपका सारा अकाउंट लिखते हैं, वो भी सर्विस है, वो भी कौन से सेक्टर में आएगा इप्सा मैम, टर्शियरी सेक्टर में आएगा। ट्रेड मतलब व्यापार, जो भी व्यापार हो रहा है, जैसे जो बिजनेस कर रहे हैं लोग। बिजनेस क्या होता है, कुछ चीजें आपने उठाई और उठा के जिसने बनाया है उसके पास से आपने वो चीजें उठाई और बेच दी। आपने हो सकता है होलसेल में उठाई हो और आपने रिटेल में बेच दी हो, या आपने होलसेल के होलसेल में बेच दी हो। होलसेल मतलब नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारे, रिटेल मतलब अलग अलग, ठीक है। होलसेल मतलब आपने मान लो चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं, आपने एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है जो कि बहुत सारे चॉकलेट्स उसकी फैक्ट्री में बनते हैं, तो वो जो फैक्ट्री है वो सेकेंडरी में आ गई। आपने क्या किया, आपने खूब सारी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि टर्शियरी सेक्टर की हेल्प से, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से काफी सारी होलसेल में चॉकलेट खरीद ली। गॉट इट, खरीद ली। एक चॉकलेट आपको पड़ी, जब आपने बहुत सारी खरीदी ना, तो उन लोगों को भी लगता है कि हाँ इतनी सारी खरीद रहा है, होलसेल में खरीद रहा है, तो उन्हें कुछ बेनिफिट तो होना ही चाहिए। तो वो आपको एक चॉकलेट पड़ी 5 रुपए की, जबकि वो चॉकलेट मार्केट में 50 रुपए की बिकती है। आपको होलसेल में खरीदने की वजह से आपने मान लो खरीदी वहां से 10,000 चॉकलेट, ठीक है, तो आपको एक चॉकलेट पड़ी सस्ती, अब आप 5 रुपए की। अब आपने क्या किया, आपने वो लेकर अपने स्टोर हाउस में रख दिया जहाँ पे खूब अच्छे से बर्फ है, वहां पे वो चॉकलेट खराब नहीं होने वाली है, साल भर तक खराब नहीं होगी। फिर आपने कुछ बल्क 2,500 चॉकलेट्स तो एज इट इज होलसेल में दे दी। आपको 5 रुपए की पड़ी थी ना, आपने उनको दे दी 10 रुपए में, ठीक है, फिर भी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आपको जो बची हुई चॉकलेट्स थी आधी, वो आपने रिटेल में बेच दी। रिटेल में आपने क्या किया, एक दुकान है आपने खोली हुई, उसमें आप एक एक चॉकलेट बेच रहे हो। रिटेल मतलब सिंगल प्रोडक्ट, एक एक दो दो तीन तीन ही आप बेच रहे हो, बहुत ज्यादा बल्क में नहीं बेच रहे हो। तो आपने वो एक चॉकलेट बेच दी, तो वो चॉकलेट आपने अब 50 रुपए की बेची, तो कितना प्रॉफिट हुआ। जो चीज आपको 5 रुपए में आपने खरीदी थी वो आपको 50 में आपने बेची, हुआ ना मेजर प्रॉफिट। तो ये हमने आपको क्या सिखा दिया इतनी देर में, बिजनेस करना सिखा दिया, ठीक है। तो ये कौन से सेक्टर में आएगा इस मैम, टर्शियरी में आएगा। क्यों आएगा इस मैम टर्शियरी में, बिकॉज इसमें हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चीजें लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी गुड। अब आ जाती है बात सेक्टर्स की, काम की और उसके एग्जाम्पल की। प्राइमरी सेक्टर में आता है नेचुरल रिसोर्सेज, जितनी भी नेचर से मिली हुई चीजें हैं, जैसे कि फार्मिंग। सेकेंडरी में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें भी प्रोसेस हो रहा है, एग्जाम्पल में आ जाता है फैक्ट्री। टर्शियरी में आ जाता है सर्विसेज, जिसमें आप लोगों को सर्विस मिल रही है और दे रहे हैं आप लोग, एग्जाम्पल में आ जाता है बैंकिंग। PST शॉर्टकट हमें याद करना हो तो क्या है, प्राइमरी से प्रोड्यूस फ्रॉम नेचर, यानी कि जो भी चीज नेचर से मिल रही है। सेकेंडरी मतलब जब हम नेचर से मिली हुई चीज को शेप देते हैं, आकार देते हैं, शेप करते हैं रॉ मटेरियल्स को। टर्शियरी से आता है ट्रीट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, टर्शियरी से ट्रीट याद कर सकते हैं हम, जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट देना, ट्रीट करना, किसी को दिल से प्यार से आपने वेलकम किया, आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, तो आप क्या कर रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या फर्क है। फाइनल गुड्स होते हैं गुड्स दैट आर रेडी फॉर फाइनल यूज। फाइनल गुड्स होते हैं जो गुड्स, जो सामान रेडी है, आप उसको हैंड टू हैंड यूज कर सकते हो। इंटरमीडिएट गुड्स यूज टू मेक अनदर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, इंटर, नाम से ही पता चल रहा है इंटर में है, मतलब इंटर मतलब बीच में है, अभी वो फाइनल हुए नहीं है। तो जब फाइनल गुड से पहले वाली जो स्टेज है, फाइनल सामान बनने से जो पहले वाली स्टेज है बच्चों, उसको बोले जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड सेपरेटली इन जीडीपी। है जीडीपी क्या होता है उसका मैम, जीडीपी हम पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, इतना भी आप ध्यान में रखो कि जब तक कोई प्रोडक्ट, जब तक
कोई प्रोडक्ट आपने बनाया ही नहीं है अभी तक, अभी वो प्रोसेस में ही है। गुड बनने से, फाइनल गुड से पहले का जो स्टेज है वो कहलाता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट नाम से ही पता चल रहा है बीच में है, इसीलिए उसको हम फाइनल जीडीपी में नहीं रखेंगे। जीडीपी मैं अभी आपको समझाऊंगी, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद कर लो कि मैम ने कहा था इंटरमीडिएट गुड, अगर क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है दे दे कि इंटरमीडिएट गुड्स। अब निकालो जीडीपी, आपने सब कुछ तो ऐड कर दिया, लेकिन इंटरमीडिएट गुड को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। अरे जब वो गुड्स बना ही नहीं है तो मैं उसको जीडीपी में क्यों लगाऊं? यस और नो? अब आप जीडीपी मैम बोले जा रहे हो, बता तो दो जीडीपी क्या होता है। आई बताती हूँ। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड कर दिया जीडीपी में तो क्या होगा, तो वो डबल काउंटिंग में आ जाएगा, यानी कि 2 बार आप उसी सामान को काउंट कर लोगे। पहले तो आप जीडीपी में ऐड करोगे गुड इंटरमीडिएट गुड्स को, फिर आप उसमें ऐड करोगे गुड्स को जो कि वही इंटरमीडिएट गुड्स बन के आया है, तो 2 बार काउंट हो जाएगा ना। 2 बार हमें काउंट नहीं करना है। बड़ी देर से जीडीपी कर रहे हो, मैम आप समझाई दो जीडीपी होता क्या है। चलिए, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है मेरे बच्चों पूरा, होल, है ना, टोटल। ग्रॉस मतलब टोटल, पूरा। जब पूरे की बात आ रही होती है तो उसका मतलब होता है ग्रॉस टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक पूरे साल में जब एक देश में एक पूरे साल का हम लोग काउंट करते हैं जीडीपी, जितने भी फाइनल गुड्स मतलब फाइनली इतने सारे गुड्स हमारे देश ने प्रोड्यूस करे हैं, फाइनली हमारे देश ने इतनी सारी सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं, उन सब को जब हम मिला देते हैं साल के अंत में, तब हमें जाके मिलती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा जीडीपी क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म होती है इप्सा मैम ग्रॉस पूरा डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब पता चलता है ना, डोमेस्टिक मतलब जब हम अंदर की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक है ये। डोमेस्टिक फ्लाइट मतलब अंदर, और इंटरनेशनल फ्लाइट जो देश के बाहर जा रही है, तो ये भी हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जितने भी साल भर में सामान हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी भी सर्विस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सबको हम मिला देते हैं, तो मिलकर क्या बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ही हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी मतलब कितना पैसा जाता है, कितना पैसा आता है, उसका साइज बताता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारी इकोनॉमी का साइज कौन बताता है, तो आप बोलोगे मैम जीडीपी। अगर आपको देखना है आपके देश का इकोनॉमी कैसा है, तो आप जीडीपी काउंट कर सकते हो। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फाइनल गुड्स कितने प्रोड्यूस हुए, कितना सामान, कितनी सर्विसेज, वो हम ऐड करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को हम ऐड नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो अभी तक गुड्स बने ही नहीं है, और गुड्स से पहले, फाइनल गुड्स से पहले वाली चीज है, उसको हम कभी काउंट नहीं करते हैं, वरना वो 2 बार काउंट हो जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स नॉट काउंटेड सेपरेटली। वेरी गुड। चेंजेस इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब देखो अलग अलग सेक्टर में बदलाव आते हैं, है ना, अलग अलग सेक्टर्स में बदलाव आते हैं। जैसे जो डोमेस्टिक कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज मतलब जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे हर चीज परफेक्ट है, ठीक है, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे आता है। पहले प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है टर्शरी। इनिशियली एग्रीकल्चर वाज इम्पोर्टेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लेटर द सर्विस सेक्टर बिकेम डोमिनेंट। आज के टाइम में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है, एग्रीकल्चर है ना। एग्रीकल्चर नहीं है तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल सकता ना। अगर हमारे देश में अच्छा एग्रीकल्चर नहीं है तो हमारे को अच्छा खाना नहीं मिलेगा। और इंसान कमाता ही किसके लिए, अच्छा खाने के लिए तो कमाता है ना। भूखे ना रहे, अच्छी छत हो, है ना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, ये 3 हमारी बेसिक नीड्स हैं।
लेकिन जो हमने नोटिस किया है, जो हमारे देश ने, हमारे वर्ल्ड ने, दुनिया ने नोटिस किया है, वो ये किया है कि जो डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, उसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वो इनिशियली एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हो रहा होता है, जब वो डेवलप होना शुरू हो रहा होता है देश, तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी इंपॉर्टेंट होता है। अब जब वो देश डेवलप हो जाता है ना परफेक्ट, तो सिर्फ उसमें देखा जाता है टर्शियरी सेक्टर, यानी कि उसका सर्विस कैसा है। ठीक है जी, खाना तो बन ही रहा है, ये तो हमारी बेसिक नीड है, वेरी गुड। फिर आपका देखा जाएगा सेकेंडरी, यानी कि कैसे सामान बना रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, डेवलप हो चुका है, बहुत अच्छा, बढ़िया बात। अब जब डेवलप हो जाता है वो देश, तब सबसे ज्यादा फोकस दुनिया का किस में आ जाता है कि उस देश की सर्विस कैसी है। ये किस में आएगा बच्चों? ये आएगा डेवलप्ड कंट्री में। उसके लिए हमें डेवलप्ड कंट्रीज की जब हम बात करेंगे तो हाईली फोकस्ड, हम मेन फोकस किस पे करते हैं बच्चों? तीसरे पॉइंट पे, विच इज टर्शरी सेक्टर। Why is tertiary sector growing? टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है इप्सा मैम? क्योंकि बेटा इसमें जो है ना, लोगों को बेसिक नीड की सर्विस मिलती है, जो हमारे मूल जरूरतें हैं, हमारी मूल जरूरतें हैं, हमारी बेसिक जरूरतें हैं ना, उसमें हमें हेल्प मिलती है। जैसे कि हर इंसान को हॉस्पिटल चाहिए होता है, भगवान ना करे कभी कोई बीमार पड़े तो फटाक से हमारे आसपास हॉस्पिटल होने ही चाहिए, हर घर के, हर कॉलोनी के, हर सोसाइटी के कुछ ही दूर में, कुछ ही मीटर्स के अंदर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है, ताकि इमरजेंसी आने पे हमें वेट ना करना पड़े। स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, बैंक्स अच्छे होने चाहिए और ट्रांसपोर्ट अच्छे होने चाहिए। इसीलिए टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा आजकल हाईलाइट में है, क्योंकि हर एक को अच्छी सर्विस चाहिए। यस, डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर अगर हम देखें तो मोर एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, मोर नीड फॉर, जितनी ज्यादा डेवलप कंट्री होगी तो उसमें क्या चाहिए होगा? ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, ज्यादा एग्रीकल्चर, अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। कुछ एग्रीकल्चर ऐसा होता है कि खेत में हमने लगा दी फसलें और वो तो उगी नहीं रही हैं, अब क्या करें? तो कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, ऐसी दवाइयां डालते हैं जल्दी जल्दी वो फसल उगे, जिससे हम लोगों को जब वो प्रोडक्ट मिलता है तो बीमार हो जाते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, लंग्स की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, इतनी सारी हमारे को बीमारियां आजकल हमें सामने आ रही हैं, अलग अलग प्रकार के बीमारियां आ रही हैं, खाने से तो आ रही है। कहते हैं ना आजकल खाने में वो बात ही नहीं है जो पहले होती थी, तो वो कहाँ से आ रहा है? अगर एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रांग है, हमें वहाँ पे बहुत अच्छा से डेवलप कर चुके हैं, तो हमें ज्यादा एग्रीकल्चर करने के लिए कम मेहनत करनी है। उसमें हम अगर सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे हम वहाँ पे उन्हें डेवलपमेंट, अगर डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पे जैसे अभी हमारे किसान क्या करते हैं, खुद जाके एक एक बीज डालते थे पहले, है ना, खुद अब क्या है, मशीनें आ गई हैं, तो मशीन क्या कर रही है, खुद ही ट्रैक्टर चल रहा है और पीछे से जो है बीज डलते चले जा रहे हैं। पहले वो फसलें खुद काटते थे, अब मशीन आ गई है, तो उनको वहां दिखाई देता है कि हमारा देश डेवलप हो रहा है। तो ज्यादा एग्रीकल्चर प्लस ज्यादा इंडस्ट्री, और तो ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा सामान यहाँ से वहां तक लोड करना पड़ेगा, बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी, किसानों को लोन लेना, किसानों को लोन देना, इंटरेस्ट पे घर बनाना, ये वो हजारों चीजें होती है ना, कंस्ट्रक्शन करना। तो इन सब चीजों में क्या चाहिए? बैंकिंग सर्विस चाहिए। स्टोरेज, ज्यादा गेहूं हो गई है तो स्टोरेज करने के लिए एक जगह भी चाहिए होगी, तो वो भी टर्शरी सेक्टर में ही हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्री होगी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा हमें सर्विस की, उतनी ज्यादा हमें टर्शरी सेक्टर की आवश्यकता है, जरूरत है। कम्युनिकेशन की भी ज्यादा जरूरत है। राइजिंग इनकम, हायर इनकम, मोर डिमांड। देखो जितनी ज्यादा, ये बहुत ध्यान लेने वाली बात है, जितनी ज्यादा हमारे पास पैसे आएंगे, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या मन करेगा, अरे अब तो इतना सारा पैसा है, अब थोड़ा घूम के आते हैं, तो टूरिज्म क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर आपको देखना है कि एक देश में लोगों की जो इनकम है कैसी है, अच्छी है, तो वहां पे देखेंगे आप कि लोग ज्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं, फिर ज्यादा हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, फिर हम प्राइवेट स्कूल्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ पे हमारे बच्चे को बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं
मिल रही हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पसंद करेंगे, जहाँ पे हर चीज़ एकदम साफ सुथरी, खुशबूदार दवाइयाँ खुशबूदार, नर्स खुशबूदार, और आपके कमरे में फ्लावर्स लगे हुए हैं, हर थोड़ी देर में आके कोई नर्स आ रही है और वहाँ पे आपका फ्लावर बदल के सुंदर सुंदर गुलाब के फूल रखे जा रही है। अगर कभी भगवान न करे हम बीमार हो तो हम ऐसे ही हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे, अगर हमारा देश डेवलप्ड है, हम डेवलप्ड है, हमारी इनकम ज्यादा है तो। आगे टेक्नोलॉजी तो मैंने आपको बताया ही है, पूरा टर्शरी सेक्टर में आता है, जिसमें कि आईटी आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आ गया। नेट नहीं होता तो ये बात ही नहीं खत्म हो गई हमारी, तो सारी की सारी इंटरनेट ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया है। कॉल सेंटर, मैंने आपको बताया, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, हम सीधा कॉल उठा के कर देते हैं उस कंपनी को। कॉल सेंटर, वो कॉल सेंटर वाले ही तो होते हैं जो हमारा फोन उठाते हैं। कंप्यूटर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर की जितनी भी चीजें होती हैं वो भी सब टर्शरी सेक्टर में ही आती है। इस समय हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आगे बताइए और क्या है इस चैप्टर में। और है एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब, आपको एम्प्लॉयमेंट है, आपके पास जॉब है, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ भी बनाना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम्स इंडिया, हमारे भारत में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज मेनी पीपल बट एवरीवन मे नॉट बी नीडेड, दिस क्रिएट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एग्रीकल्चर काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे रहा है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है जितनों की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज मेनी पीपल बट एवरीवन मे नॉट बी नीडेड। इतनी सी जगह पे अगर ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, खेत में इतने से खेत है, इसमें अगर ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, इतने लोगों की जरूरत भी नहीं है, 2 लोगों से काम हो जा रहा है, तो क्या है, आसपास के गांव वाले भी हेल्प करने आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। मतलब आप ये जो लोग हैं ये अपना बाहर निकले, शहर में जाएं, उनका खेत उनके पापा संभाल रहे हैं, उनका भाई संभाल रहा है, एक भाई संभाल रहा है, तो दूसरा भाई शहर जाए, कुछ और कमा कर लेकर आए और कुछ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और घर में इनकम आए और हमारा देश तरक्की करेगा। इस तरीके से कहने का मतलब है कि जितनी जरूरत उतने ही लोग उसमें काम करें तो ही हमारा जो है सक्सेसफुल हो सकता है, हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। इसके एग्जांपल है, एक खेत है जिसमें कि 3 वर्कर की जरूरत है, लेकिन उसमें कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 5। इफ 2 वर्कर्स लीव, अगर 2 वर्कर चले जाते हैं तो जो प्रोडक्शन है वो गिर नहीं जाएगा, वो अच्छा का अच्छा ही बनेगा, अच्छा का अच्छा ही प्रोड्यूस हो रहा होगा, उतने ही गेहूं वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। 2 वर्कर के जाने से वो जो गेहूं है वो ज्यादा फसल उगाएगी नहीं, ठीक है। देयरफॉर दोज एक्स्ट्रा 2 वर्कर्स आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड, इसलिए जो बाकी के जो 2 एक्स्ट्रा वर्कर है वहाँ पे वो कौन से अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, ठीक है। कॉमन इन एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में ही कॉमन है। हाउ कैन मोर एम्प्लॉयमेंट बी क्रिएटेड, इट्स मैम हम ऐसा क्या करें हमारे देश में कि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए, बहुत सारे लोगों को जॉब मिले। तो हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन डेवलप, भारत की जो सरकार है वो क्या कर सकती है वो हम बता सकते हैं। भारत की जो सरकार है वो क्या कर सकती है वो हम बताते हैं। तो उसमें है इरिगेशन, यानी कि किस सेक्टर पे वो ध्यान दे, इरिगेशन पे ध्यान दे। इरिगेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है इरिगेशन, यानी कि हमारा इरिगेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, एग्रीकल्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जो प्राइमरी सेक्टर है इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उनको इतनी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए कि पूछो मत। जितनी हम एक देखो, हर एक चीज ना सरकार के हाथ में। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब गांधी जी ने ऐसा बोला था कि उन्होंने नहीं कहा ये पार्टीज बनाओ, पॉलिटिक्स करो, सिविक्स, ये वो, गांधी जी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि एग्रीकल्चर अगर हमारा
वो हो जाए ना, स्ट्रांग हो जाए, तो हमारे देश को डेवलप्ड बनाने से जल्दी से कोई नहीं रोक सकता। जितनी वैल्यू हम आज टर्शरी सेक्टर को दे रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, बड़ा बड़ा कमा रहे हैं, उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा इज्जत समाज में फार्मर्स को मिलनी चाहिए। अगर ये हो जाए तो हमारे देश को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। असलियत क्या है और क्या होना चाहिए, मैंने आपको वो बताया है, ये मेरा मानना है। बाकी मेरा कोई इसमें किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई मोटिव नहीं है। रोड्स, सड़कें, इप्सा मैम, अगर सड़कें इंप्रूव हो जाए तो कितना मजा आएगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, वो कितनी आसानी से चले जाएंगे, प्यार से जाएंगे, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। दौड़ 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 दौड़, हल्की सी बारिश आती है, सड़कें टूट जाती है अगर, तो क्या वो एक अच्छा सेक्टर कहला रहा है? क्या वहाँ के लोग अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तो उस पर भी हमें वर्क करना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। स्टोरेज, अगर हम अच्छे से अच्छा स्टोरेज में ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को हम स्टोर कर पाए, ऐसी सर्विस वहाँ पे दें, ऐसे लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट दें कि वो जो हमने स्टोर की हुई चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। सोचो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना? फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी, देश के बाहर भी भेज सकते हैं। हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी होएगी कि हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। फिर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो नए नए बिजनेसमैन मार्केट में आए हैं, उनको अगर हम हेल्प करें, जो कि सरकार आई एम श्योर करती ही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई एम लिटरली जस्ट टीचिंग यू, बट इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं कि उसमें रुका ही नहीं जाता अपना अंदर का विचार रखने में, है ना? अपने मेरे अंदर थॉट क्या चल रहे हैं, मैं इसे वो शेयर कर रही हूँ। आप सभी के थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं, हम सभी के थॉट्स, लेकिन हमारा देश इतना अच्छा है, हमारी सरकार इतनी अच्छी है कि उन्होंने हमें आज़ादी दी हुई है कि हम अपने थॉट्स को व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं ना। दीज आर आवर राइट्स। बहुत अच्छी बात है। चलिए, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है इस समय, अगर हम उसमें ध्यान दें तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, जो नए नए बिजनेसमैन मार्केट में आया, हम उनकी हेल्प करें तो बहुत अच्छे से हमारा देश चलेगा, जो कि हमारी सरकार करती ही है। एजुकेशन में अगर हम चाहें तो एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। हेल्थ केयर में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग केमिस्ट बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नर्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीचर बने, है ना? एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज अगर हम खूब सारी सरकार उनको दे दें, किसानों को दे दें, तो क्या बात है। किसान को वही इज्जत मिलनी चाहिए समाज में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, कोट पैंट पहन के जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चेयर्स हैं उनके पास, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, वो रिस्पेक्ट अगर हम किसान को देना शुरू कर दें तो हमारा देश का भविष्य सुपर डुपर हिट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेस है ना, प्राइमरी सेक्टर हमारा बेस है। जब तक वो बेस स्ट्रांग है, वो बेस खुश नहीं है, तब तक ये बाकी के सेक्टर्स कैसे टिक सकते हैं? ठीक है, चलिए, दिस क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। चलिए आगे पढ़ते हैं। MGNREGA, मनरेगा जिसको बोला जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये आया था। इसके मेन फीचर होते हैं रूरल हाउसहोल्ड्स। रूरल मतलब गांव, रूरल मतलब गांव, गांव में, रूरल मतलब गांव, गांव में मतलब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब क्रिएट करना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाना, यानी कि हम उनको पैसे देंगे और वो हमें सर्विस देंगे। गारंटी मतलब कि हमारी गारंटी है आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। एक्ट मतलब एक्ट, जो भी हमने डिसीजन लिया 2005 में, ये डिसीजन लिया गया था, एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था MG महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एक्ट है ना, इसको दिल से याद करना, रटने के लिए याद मत करना। जब आप इस चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को देखो, एक होता है नॉलेज, एक होता है जब हम कहते हैं ना, एक पढ़ा लिखा इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ आपके मार्क्स नहीं होते हैं। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ना आपकी किताब में, किसी इंटेंशन की वजह से वो उस बुक में रखा गया है। जब आप कुछ चीज पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे मत पढ़ो कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। आप ऐसे पढ़ो कि आप देश के नागरिक हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
इंफॉर्मेशन बहुत किस्मत वालों को मिलती है। आप बहुत लकी हैं कि आपके ऊपर वाला आप पे इतना मेहरबान है कि आप पढ़ाई कर पा रहे हो, है ना। तो उस पढ़ाई का हमें अच्छे से यूज करना है। मार्क्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, असली एजुकेशन क्या है, अगर आप देश के लिए कुछ कर जाओ, है ना, एक कुछ ऐसा कर दो कि सब लोग बोले कि क्लैपिंग, कि ये बच्चा है पढ़ा लिखा। सिर्फ वो पढ़े लिखे नहीं होते जो मार्क्स लेकर आते हैं, पढ़ा लिखा वो होता है जो अपने दिल से काम करता है, दिल से पढ़ाई कर रहा है। अगर आप ये एक्ट को दिल से आप अगर याद करोगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये उन लोगों को, जिन लोगों के घर में पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं आ रही है, कुछ किसान इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं कि उनको एक गलत स्टेप उठाना पड़ता है, क्योंकि वो किसान जो है वो पूरा का पूरा बारिश और सूरज पे ही निर्भर है, पूरा का पूरा मिट्टी पे ही निर्भर है, नेचुरल चीजों पे। नेचुरल चीजें कभी भी नेचुरल डिजास्टर में बदल सकते हैं। तो उस किसान को हमने क्या करना है, संभाल के रखना है। वहां पे रूरल में, गाँव में अगर हम गारंटी दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की 2005 एक्ट के तहत, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस एक्ट को बड़े ही दिल से पढ़ रहे हैं। जहां आपने कहते हैं ना, दिल से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, इसी को बोला जाता है कि आप हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं, वो होती है पढ़ाई बेस्ट। तो रूरल जो गांव के हाउस होल्ड होते हैं ना, उनको 100 डेज यानी कि 100 दिन का क्या मिलता है बेटा, वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको जो वेज मतलब आपको सैलरी दी जाएगी, आपको पैसा दिया जाएगा और आपको काम करना है। 100 डेज का गारंटी आपको, 100 दिन की, साल में 100 दिन आपको सरकार आपको काम देगी और उसका पैसा देगी, ये गारंटी है। कौन से एक्ट के अंदर आता है ये, 2005 गांधी जी के एक्ट के अंदर आता है। याद हो गया? प्लीज इस चीज को दिल से याद करना। इस चीज को नहीं, आप जो भी पढ़ाई करो ना, आप अपने पूरे 10th स्टैंडर्ड में उसको दिल से पढ़ना, तो मजा आएगा जिंदगी जीने का। फिर देखना आप, फिर आपको पढ़ाई कैसी लगेगी, फिर मुझे बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन द रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइडेड। अगर किसी भी कारणवश, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको मिलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। मतलब अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, वर्क नहीं मिल पा रहा है, तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, जिसको बोला जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही है, इस वजह से हम आपको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रिएट्स ड्यूरेबल एसेट्स, जैसे ऐसे एसेट्स बनाए जाएं, एसेट्स मतलब ऐसी चीजें बनाए जाएं जिससे हमें प्रॉफिट हो फ्यूचर में, तो वो ऐसे एसेट्स बनाए जाए, ऐसी चीजें बनाई जाए जो ड्यूरेबल हो, यानी कि टिके। उस जमाने का जो स्तंभ है, जो खंबे हैं, आज तक टिक रहे हैं। उस जमाने के कौन से, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप बताइएगा मुझे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो उस जमाने में बने थे और आज तक टिके हुए हैं, जिसका एग्जाम्पल दुनिया देती है, इंडिया नहीं दुनिया देती है, कि वो ऐसे कौन से धातु से बना है कि उस पर रस्ट ही नहीं लगा, आज तक जंग नहीं लगा। ऐसे कौन से धातु, ऐसे कौन से चीज से वो बना है ना। तो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, आई एम श्योर हमें पढ़ाया जाता है वो हमेशा, ठीक है। तो पूरी दुनिया उसका, तो कहने का मतलब है ऐसे एसेट्स हम प्रोड्यूस करें, है ना, जो ड्यूरेबल हो, जो टिके। जैसे कि सड़कें एक बारिश आते ही तो हो जाए, तो वो ड्यूरेबल नहीं है। क्या वो एसेट्स है? कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कैनाल्स, नालियां कैसी होती हैं भाई, मोहनजोदारो के टाइम की जो नालियां हैं, वो आप पढ़ाए हुए हैं हमें हिस्ट्री में, वो क्या नालियां थी कि अपने आप ही सब कुछ एक घर के बाहर से जा रहा है, साफ सफाइयां भी अपने आप ही वो फिल्टर हो रही हैं, अपने आप ही सफाई से जा रही हैं, नदियां भी गंदी नहीं हो रही है। जब उस जमाने में इतना कुछ हो सकता था, कि आज नहीं हो सकता?
हो ही सकता है ना। तो यही है कि हमें आगे भविष्य में कुछ ऐसा करना है कि मजा आ जाए, कि हमारे को भी बोले कि हमने जो पढ़ाई की है वो फायदेमंद है, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं, दिल से पढ़ाई। पॉन्ड्स मतलब हमारे जो पॉन्ड्स है, तालाब है एटसेट्रा। मेन एम जो होना चाहिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। महात्मा गांधी के जो मनरेगा एक्ट में है वो ये सारी चीजें ऐड हुई है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो मैं ज्यादा ही पर्सनली चली जाती हूँ। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। अब पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है। रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। जो भी सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होता है, अगर कोई भी सेक्टर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, अगर गवर्नमेंट ने उसको रजिस्टर कर रखा है अपने पास, गवर्नमेंट को पता है, सरकार को पता है, सरकार ने अपने रजिस्टर में वो लिखा हुआ है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकार को उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे कि गवर्नमेंट रूल्स फॉलोड उस सेक्टर में, जब आपका कोई भी, आपने कुछ भी खोला हुआ है, आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो तभी आपका कोई भी सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड तब कहलाएगा जब सरकार ने जो नियम लिखे हुए हैं ना वो हम फॉलो कर रहे हैं, और सरकार के पास ये सब कुछ लिखा हुआ है कि अब सरकार के जो नियम है वो हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा, ऑफ कोर्स कहलाएगा। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, यानी कि इतने ही ज्यादा घंटे उस बंदे से हमें काम करवाना है, ज्यादा नहीं करवाना है, तो वो भी किस में आएगा बच्चों? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, है ना। इतना ज्यादा काम मत करवाओ कि वो पागल हो जाए। जितना सरकार ने लिखा हुआ है हर चीज उतना ही हमें काम करवाना है, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के लिखा होगा। हमें जॉब सिक्योरिटी देनी है, किसी को भी उठ के हम कल निकाल दीजिए अपनी जॉब से, चलिए आप कल से काम पे मत आइएगा, जॉब सिक्योरिटी है जीरो, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर जॉब सिक्योरिटी आप दे रहे हो तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। रेगुलर वेजेस, यानी कि इनकम उनकी रेगुलर होनी चाहिए। आज आपने सैलरी दे दी, फिर 10 महीने बाद आप जाके उनको सैलरी याद आ रही है, आपको जी उसकी तो सैलरी रह गई, क्या वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है? नहीं है। अगर आप सेक्टर टाइम से सैलरी दे रहे हो, रेगुलर सैलरी दे रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। पेड लीव, यानी कि कुछ देखो महीने में, वो भी इंसान है तो महीने में 1, 2, 3, 4 जितनी भी छुट्टियां होती है, जैसे हम लोगों को तो संडे में मिलती है, तो संडे की जो 4 महीने की 4 जो संडे आते हैं उनमें हमें लीव मिलती है, तो उसके क्या पैसे कटते हैं? नहीं, पेड लीव होती है ना, हमें पैसे उसके मिलते हैं। और भी दिवाली की, होली की जो भी छुट्टियां होती हैं वो सब पेड होती हैं, यानी कि हमें उसके पैसे मिलते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेटा? जब आपकी सैलरी से कुछ कुछ अमाउंट निकाल लिया जाता है और वो अपने जो जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो वो पैसे सेव कर लेते हैं आपके। जब आप रिटायर होगे, जब आप 60 साल के हो जाओगे, तो वो पैसे आपको जुगतू मिल जाएंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ। समझ में आ रहा है? तो वो प्रोविडेंट पीएफ फंड कहलाता है। मेडिकल बेनिफिट्स, जैसे आप, भगवान ना करे, आपकी जो फैमिली है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप बिल जो है अपनी कंपनी में दे दो, जी हमारे को ये बिल है, हमारे ऐसा ऐसा हो गया था, तो आपको कंपनी कहेगी हाँ हाँ इट्स ओके, मेडिकल क्लेम आप करवा सकते हो। ये हमें बेनिफिट, पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट बेनिफिट, जब आप बुढ़े हो जाओगे, आप अपनी जॉब छोड़ दोगे, आपने पूरे जीवन इतने दिल से काम किया, इतने ऑनेस्टी से काम किया, तो आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि आप जब बुढ़े हो जाओ तब आपका साथी वही ऑर्गेनाइजेशन बने जिसका साथ आपने अपने पूरा जीवन लगाकर किया। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पेंशन या तो रिटायरमेंट बेनिफिट, जो आपको हर महीने पैसे मिलते हैं, आप काम नहीं करते हो तो भी कुछ अमाउंट मिलना चाहिए। एग्जाम्पल आ जाता है इसमें बैंकिंग, गवर्नमेंट ऑफिसेस, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। और ऑर्गेनाइज मतलब होता है, अगर आपको शॉर्ट में याद करना है कि ऑर्गेनाइज क्या होता है, जिसमें रूल्स होते हैं, है ना, रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से बने हुए, सिक्योरिटी होती है, यानी कि लोगों को वहाँ पे जॉब करने में डर नहीं लगता है और उन्हें वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स इज इक्वल्स टू मिल जाते हैं। करेक्ट, ये सब हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर इप्सा मैम हम बोले कि अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है तो वो बताइए प्लीज की, क्या और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? बेटा एक तो ये स्कैटर्ड यूनिट्स होती है, यानी कि इनका कोई टिकाव नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती, स्कैटर्ड होती है, बिखरी हुई होती है, और छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। जैसे कि सब मैम, जैसे कि कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, कभी भी उठा के कोई आपको बाय बाय कर देगा। लो वेजेस आर कॉमन, ज्यादा सैलरी देते नहीं, थोड़ी बहुत देते हैं। नो लिमिट, नो पेड लीव या तो लिमिटेड, यानी कि या तो वो पेड लीव आपको देते ही नहीं है, यानी कि छुट्टी के पैसे काटते हैं, या तो कम देते हैं।
फिर नो या फिर लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब समाज में इज्जत, समाज में आपकी सिक्योरिटी है, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, है ना। या तो वो देंगे ही नहीं या तो लिमिटेड देंगे। रूल्स में नॉट बी फॉलोड प्रॉपरली, आपके जो रूल्स हैं वहाँ के, जो आपके रूल्स सरकार ने दिए हैं वो मोस्टली फॉलो करते ही नहीं है, तो वो भी किस में आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड, अच्छा सेक्टर नहीं कहलाएगा वो। एग्जाम्पल दे देते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि जो सड़कों पे ठेला लेके जो लोग चल रहे हैं वो क्या हो गए, वो कौन से सेक्टर में आते हैं बच्चों, अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं ना। स्मॉल वर्कशॉप्स, जो छोटी छोटी दुकानें होती है वो। डोमेस्टिक, उनको क्या पेंशन मिलेगी, पेड लीव मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा, पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगा ना, वो अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। स्कैटर्ड होते हैं ना, बिखरे होते हैं। कैजुअल लेबर्स जो होती हैं वो भी अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब कम सिक्योरिटी और कम बेनिफिट्स। गॉट इट। चलिए, प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, हम क्या ऐसा करें कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है ना, ये जो भी हमने थोड़ी देर में अभी एग्जांपल्स पढ़े थे, उनको प्रोटेक्शन मिल जाए, उनको हेल्प मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, क्या कर सकती है ना सरकार, वो हमें यहाँ बताया गया है। वो कह रहे हैं कि उनको कम से कम वेजेस तो दो, सैलरी तो दो, बैठे बैठे एटलीस्ट वो मेहनत तो कर रहे हैं। उनकी किस्मत खराब कि भाई उनको ज्यादा पैसे नहीं, या उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं, या उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तो उनको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए ताकि उनको वो अपना घर अच्छे से चला सके। हेल्थ केयर बेनिफिट्स दे दो, जो कि देते हैं। देखो, सिविल जो ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें पैसे ना मात्र के बराबर होते हैं, तो उनको बेनिफिट्स तो हम सरकार दे ही रहा है, हमारी सरकार, लेकिन हमें यहाँ लिखना तो पड़ेगा ना कि उन लोगों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सरकार को क्या देना चाहिए। इसमें से 99.9% दे ही रही है सरकार। सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, ठीक है, यानी कि समाज में एक तरीके से सिक्योरिटी उनकी होनी चाहिए। अगर वो कम पैसों वाला या कम ओहदे वाला वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई इंसान उठ के गलत करेगा तो सरकार उसका साथ देगी ही देगी यार। किसका साथ, वेंडर्स का, या जो वो लोग छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं उनका साथ, ठीक है। सेफ वर्किंग कंडीशन, भाई अगर बारिश है तो क्या उनका बिजनेस ही नहीं चलेगा फिर तो उनको ऐसी जगह प्रोवाइड हो जहाँ पे शेल्टर हो। जैसे कि मान सकते हैं हम मंडी होता है जहाँ पे सब्जियां मिलती है ना, होलसेल में भी मिलती है, रिटेल में भी मिलती है। तो मंडी जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए जहाँ पे अगर बारिश हो रही है तो वो लोगों को अपना ठेला या अपनी जगह जो भी ठिया है जहाँ पे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं छोटा सा, वो उठा के भागना ना पड़े, है ना। या धूप बहुत ज्यादा गर्मी हो तो उनके पास एटलीस्ट एक शेड हो। तो ये सरकार अगर कर दे तो फिर क्या ही बात है ना। उनको पढ़ाई, एजुकेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उनके बच्चों, उनके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे, तो कम से कम इतनी फैसिलिटी हो कि वो पब्लिक स्कूल में जाके पढ़ाई कर सके, गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाई कर सके, और ऐसा होता भी है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ट्राई करना चाहिए कि उनको पैसे, वो जॉब रेगुलरली मिले, उनको उनके घर में पैसा आता रहे। स्पेशल अटेंशन उन्हें ध्यान अलग से देना चाहिए। रूरल प्लस अर्बन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, इसमें दोनों अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आते हैं, गांव के भी और शहर के भी। अर्बन मतलब शहर, रूरल मतलब गांव, दोनों जगह ही ऐसे सेक्टर हमें देखने को मिल जाते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है इप्सम? एक होता है पब्लिक सेक्टर बेटा, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। इप्सम पब्लिक सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट ओन्स एंड कंट्रोल्स एक्टिविटी। पब्लिक सेक्टर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पब्लिक सेक्टर होता है जिसकी सारी की सारी एक्टिविटीज कौन होल्ड करता है, कौन संभालता है? सरकार। मेन एम होता है पब्लिक का वेलफेयर। मेन एम सरकार का क्या होता है कि जो हमारे प्यारे प्यारे देश के नागरिक हैं वो खुश रहे, वेलफेयर रहे, उनका भला हो। एग्जाम्पल कौन से हैं मैम पब्लिक सेक्टर के? रेलवे किसी प्राइवेट का तो नहीं, सरकार का है, तो पब्लिक सेक्टर में आता है। पोस्ट ऑफिस किसी प्राइवेट का नहीं है, सरकार का है, पब्लिक में आएगा। गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स किसके हैं? ये हमें ये गिनवा रहे हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है और कर भी रही है ना। हमें उस चीज को कंसिडर करना पड़ेगा और सल्यूट भी करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं और सरकारी स्कूल्स हैं, ये जो भी है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते हैं। और इनको कौन मैनेज करता है बेटा? सरकार मैनेज करती है। इजी है ना, बहुत इजी है। सरकार, ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैम? सम प्रोजेक्ट्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट।
कुछ प्रोजेक्ट जैसे रेलवे है, उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। क्या इतना सारा पैसा, एक ट्रेन बनाना, ट्रैक बनाना, ये क्या एक प्राइवेट इंसान कर सकता है? क्या एक प्राइवेट कंपनी कर सकती है? कतई नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट को चाहिए होता है, इसलिए ये सब पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। लॉन्ग टाइम, 1-2 साल में तो बनती नहीं है चीजें, नॉट हजारों, बहुत सारे साल लग जाते हैं, है ना। एक चीज बनाने में बहुत सारे साल, बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत कुछ लगता है। तो वो सिर्फ सरकार ही हमारे लिए कर सकते हैं, कोई प्राइवेट इंसान नहीं कर सकता है, जो कि अब हो भी रहा है। प्राइवेट और पब्लिक मिलके जो करते हैं ना, उसमें धमाल होता है, उसमें बहुत बहुत इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब कोई कहीं पे हमें वर्क करवाना है, अगर हम पब्लिक को दे दे, यानी कि सरकार को दे दे, और या फिर हम ऐसा करें कि प्राइवेट कंपनीज मिलके सरकार के साथ वहां वर्क करेंगी। अब आजकल ऐसे ही कर रहे हैं। सरकार एक प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल एक तालाब है, एक शहर में एक तालाब है, उन्होंने क्या किया, उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, वहां पे क्या करना था, उन्हें वो तालाब साफ करवाना था, आसपास वहां के लोगों को बिठाने की जगह बनानी थी। बहुत गंदा बदबू आती थी उस तालाब में, कूड़ा भी लोग फेंक देते थे। सरकार कहती है बाप रे इतना सारा काम है, तो हो सकता है काम चोरी हो रही हो सकता है ये हो रहा हो, कौन इतना देखेगा, तो अब मेरे पास इतना सारा काम है, तो हम जो है पैसा दे देंगे प्राइवेट सेक्टर वाले को, प्राइवेट सेक्टर को हम मिलके वर्क करते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट क्या किया, मिल गए। ये भी आप पढ़ेंगे आगे चल के। वो जब मिल गए ना तो बहुत मजा आया। तो प्राइवेट वालों को तो पैसे चाहिए, जब काम होगा तभी पैसे मिलेंगे। पब्लिक वालों को तो पैसे हर बार मिलते ही है। तो प्राइवेट वालों ने फटाफट से क्या किया, वो पूरा पूरा तालाब कर दिया साफ। अब एक भी गंदगी नहीं, आसपास लगा दिया गार्डन और बैठने की जगह, बहुत अच्छे से हो गया ना काम पूरा। ऐसे ही दिमाग लगा के गवर्नमेंट वर्क करवा लेती है, और जो कि मिरेकल्स करता है किसी भी देश में। चलिए आगे देखते हैं। मे नॉट गिव इमीडिएट प्रॉफिट। जो सरकारी काम होते हैं ना, ये जो पब्लिक सेक्टर वाले काम होते हैं, अगर ये एकदम इमीडिएट प्रॉफिट नहीं देते हैं। और जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, फटाफट प्रॉफिट जो होता है, तभी तो वो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा बड़ा बिजनेस करेंगे, है ना। तो हमें वहाँ पे इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए होता है मोस्टली। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ और कहीं से फंड आ रहे होते हैं, है ना। तो इनके पास इतना समय होता है, इसीलिए ये सेक्टर्स पब्लिक, इसीलिए ये सारी चीजें एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर में होती हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल्स, रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती है ना, वो कोई पब्लिक प्राइवेट तो नहीं कर सकता है, हम तो बिजली नहीं बनाएंगे जाके। अब वो भी हो रहा है, सोलर सिस्टम लग रहे हैं हर घर में, जहां तो ये सरकार की हेल्प हो रही है। जब सरकार की हेल्प हो रही है तो सरकार आपको क्या देगा, सब्सिडी देगा, यानी कि पैसे देगा कि वाह आपने तो हमारा काम आसान कर दिया, या हमें बिजली बनाने में इतना मेहनत लगता है ना, और आपने तो सोलर लगा के हमारी मदद कर दी। तो हमें सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है, हमारा पूरा ध्यान रखती है। पानी में भी जो है, पानी हम तो नहीं ला सकते ना, कोई नदी साफ करवानी है, कोई नदी का रुख मोड़ना है, कोई नदी आ रही है उसके बाधा ना आ जाए, कोई प्राइवेट वाला तो नहीं जाएगा। ये सब किसका काम होता है, सरकार का। स्कूल्स, भाई जो लोग फीस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं उनका साथी कौन, पब्लिक स्कूल्स, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स, है ना, जिसमें पैसे देने की जरूरत नहीं होती, 1-2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए ऐसा होता होगा। हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं, सिविल हॉस्पिटल्स जो होते हैं जिसमें पैसे देने की जरूरत नहीं होती, बड़े से बड़ा इलाज आपका सस्ते से सस्ते रुपए में हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात अगर हम करें, ये तो हमारे देश में है कि पब्लिक सेक्टर को हम इतना अच्छा नहीं मानते हैं, जबकि वहाँ अच्छा ही हो रहा होता है। लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें प्राइवेट जाता ही नहीं है, कोई, सब पब्लिक में ही जाते हैं, चाहे कितने भी कोई अमीर हो, कितने भी गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इक्वल। प्राइवेट सेक्टर में ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, या तो प्राइवेट सेक्टर में बच्चों एक इंसान होगा, या फिर एक से थोड़े से ज्यादा होंगे, वो एक कंपनी बना लेंगे, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। इनका जो मेन एम होता है लोगों की हेल्प करना नहीं होता, मेन एम होता है प्रॉफिट, पैसा कमाना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट बिजनेस। इतना तो समझ में आ गया, जो एक इंसान या 2-3 मिलकर कर रहे हैं जॉब, वो ये कर रहे हैं, वो प्राइवेट में आता है। अगर हम इस चीज का 1 मिनट में रिविजन करें मैम, तो करवाएंगे आप, ऑफ कोर्स करेंगे। प्राइमरी मतलब क्या होता है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी मतलब बाबू नेचुरल रिसोर्सेज। वाह हाईलाइटर इतना बड़ा। चलिए,
नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको बताया जो भगवान जी देते हैं, जो ऊपर से आता है ना। सेकेंडरी में जो भी कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, टर्शरी में जो भी सर्विसेज आ रही होती है, जीडीपी मतलब जब फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक देश के अंदर, हम उसे काउंट करते हैं साल में एक बार, तो उसे जीडीपी बोलते हैं। डबल काउंटिंग ना हो जाए इसका क्या होता है, मतलब इमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स से पहले वाले प्रोसेस स्टेप होता है, वो वाले गुड्स को अगर हम ऐड कर देते हैं उसमें, तो वो अच्छी बात नहीं है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर किसी भी जगह पे ज्यादा लोग होते हैं, जितने जरूरी हैं उससे ज्यादा होते हैं, उसको डिसगाइज्ड बोला जाता है। MGNREGA मनरेगा 100 डेज का गारंटी देते हैं गांव के लोगों को कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं सरकार के पास, और वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं और बेनिफिट्स और सिक्योरिटी भी देते हैं लोगों को। अनऑर्गेनाइज होते हैं जो कि छोटे छोटे बिखरे हुए बिजनेसेस होते हैं, जिसमें लेस सिक्योरिटी और कम प्रॉफिट होता है, कम बेनिफिट होता है लोगों को। पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है इस समय, जो सरकार का होता है और लोगों की भलाई के लिए होता है। प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, जो इंडिविजुअल या कंपनी का होता है, जो अपने फायदे के लिए होता है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। प्लीज 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 शेयर दिस video as much as possible. Thank you.